हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं एग्जाम फ्री पर, तो आपको बता दें कि एग्जाम फ्री पर हमेशा अपडेटेड क्वेश्चन हमेशा मिलता ही रहता है। तो जो भी विद्यार्थी आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए आप इंतज़ार करें तो आगे हैं। जो भी आपको बताने जा रहे हैं 2024 तक का अपडेटेड क्वेश्चन मिलने वाला, आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। ठीक है, आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न वस्तुनिष्ठ उसके मानक। ठीक है, तो आइए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देख लेते हैं। हिस्ट्री का यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आपको किसी का भी आंसर पता रहे तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आंसर आपको सामने ही रहने वाला है। अब की बार जो वीडियो में रहने वाला है आंसर सामने में ही रहने वाला है। नो डाउट, नो टेंशन, टेंशन बेफिक्र रहिए। क्वेश्चन एक है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का था, सी नंबर होगा। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? तो 1928 ईस्वी में हुआ, राइट। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मेजने ने किया। ठीक है, यंग इटली की स्थापना किसने किया? मेजने ने किया। अगला प्रश्न है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ठीक है, यहाँ से एक सेकेंड चलिएगा। अब ठीक है, राइट, देखिएगा यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा मेजनी। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? तो नेपोलियन हो जाएगा। ठीक है, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? तो नेपोलियन होगा। इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? तो मेजनी इसका राइट आंसर होगा। इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? इसका भी सही जवाब होगा बिस्मार्क। ओहो सॉरी, इटली के एकीकरण का जो तलवार था वो गैरीबाल्टी था। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत हो जाएंगे। कहते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क हो जाएंगे। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? इसका राइट आंसर होगा बिस्मार्क। देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे गए है ना, यहाँ पर जो देख रहे हैं 2021 में पूछे गए, सारा आपको अपडेटेड क्वेश्चन ही मिलने वाला है। अगला प्रश्न बढ़े क्या, कहते हैं जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? इसका राइट आंसर होगा बिस्मार्क हो गया। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? तो ऑस्ट्रेलिया था, जो कि सबसे बड़ा अपना दुश्मन मानता था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में इसका नहीं है, बिस्मार्क का। बिस्मार्क का तो किसके संबंध में है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए मेजनी, काउंट का, गैरीबाल्टी जो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तीनों। ठीक है, बी, डी और सी जर्मनी के एकीकरण में था। ठीक है, बिस्मार्क। आई अगला प्रश्न बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखिएगा। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? तो निरंकुश शासन हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो रूस को कहा जाता है। फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की? तो संविधान सभा में किया है ना। फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की थी? तो संविधान सभा में किया था। अगला प्रश्न है कि फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ, अथवा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 4 अगस्त 1789 हो जाएगा। ठीक है, 4 अगस्त 1789 में। देखिएगा 16 बाद 17 नंबर प्रश्न। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ से आ जाइएगा, खतरा होने वाला है। 17 नंबर प्रश्न है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो बुर्बो वंश हो जाएगा राइट आंसर। यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालन यूनान को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का रहा है। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जो जैकोबियन क्लब की स्थापना किया है? तो टीपू सुल्तान ने किया था, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए कि 1799 में है ना इनका मृत्यु हो जाता है। टीपू सुल्तान की जो राजधानी था श्रीरंगपट्टनम था। अच्छा छोड़िए, उतना हिस्ट्री मत जाइए। अगला प्रश्न है कि बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क जो था कूटनीतिज्ञ था। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? तो 1862 में हुआ। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो हीगेल से प्रभावित था। ठीक है, किससे था? हीगेल से। अगला है कि वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ? राइट, वियना सम्मेलन जो है कब हुआ? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर होगा मेटरनिक था।
वियना सम्मेलन का देश कौन था? मेटरनिख था। अगला है विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम जो था प्रसा का शासक था। अगला है नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो 5 कोड थे। इसका सही जवाब होगा बी नंबर। अगला प्रश्न है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ की स्थापना की। ठीक है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ की स्थापना की। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1804 ईस्वी में। मेटरनिख क्या था? मेटरनिख जो था घोर प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर 1848 ईस्वी में हुआ। चलिए 32 के बाद 33 नंबर प्रश्न है क्या? 33 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि मेटरनिख कौन था? मेटरनिख जो था ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। मेजनी ने 1834 में किस संस्था का गठन किया? तो यंग यूरोप का किया। ठीक है, यंग यूरोप का गठन किया मेजनी ने। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी एक कार्बोनरी था। राइट आंसर। अगला है कि ज्वालवेराइन एक संस्था थी। तो व्यापारियों की एक संस्था हुआ करता था। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36। अच्छा हो गया। यानी कि ज्वालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा प्रासा ने किया था। हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट हो जाएगा। ठीक है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। ये आपके एग्जाम में पूछा गया। अगला है हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की जो भाषा थी म्यांमार है ना। हंगरी की भाषा क्या थी? म्यांमार हो जाएगा। राइट आंसर। देखिएगा अगला प्रश्न है हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व जो किया था कोसुत ने किया था। बी नंबर होगा। हनोई समझौता कब हुआ? हनोई समझौता 1946 में हुआ था। यानी सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडोवा के युद्ध में जो है ऑस्ट्रेलिया की पराजित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। सेडोवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ। सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? सेडोन का युद्ध जो है प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हो गया। राइट आंसर सी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की पराजय हुआ। अगला क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? क्रीमिया का युद्ध जो 1853 से 54 ईस्वी तक हुआ। क्रीमिया का युद्ध 1853 से 54 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कार्बोनरी की स्थापना कब हुई? कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुआ। राइट आंसर डी होगा। काउंट कावोर को विक्टर इनमोल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 51 के बाद 52 नंबर प्रश्न है कहते हैं रक्त एवं लौ की नीति का है। देखिए कितना बार पूछा गया आपके एग्जाम में, देख सकते हैं ना। देखिए 2011, 17, 20, 24 में भी पूछा गया। अगला प्रश्न है रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्टी ने किया। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ। राइट। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? 1871 ईस्वी में। अगला है कि वर्साई की संधि कब हुई? वर्साई की संधि 1919 ईस्वी में हुआ। मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मरियान जो था फ्रांस का होगा। राइट आंसर। अगला है इंग्लैंड का कौन कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया? तो लॉर्ड बैरान हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58 गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्टी पेशे से एक नाविक हुआ करता था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? तो इंग्लैंड में संपन्न हुआ। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस लियो टॉलस्टॉय की वजह है। अगला है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सडॉन के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण क्या हो गया? पूरा हो गया। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? सडॉन के युद्ध के बाद, है ना। अगला है कि किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? तो सडॉन के युद्ध के बाद जो है इटली का एकीकरण भी पूरा हो गया। अगला किस संधि द्वारा जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि, है ना। अगला प्रश्न है
64 नंबर, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो मेटरनिक ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? मेटरनी ने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो काउंट काबूल इसका राइट आंसर होगा। 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ? तो सेडौन में हुआ था इसका राइट आंसर। ठीक है, सेडौन। अगला प्रश्न है, 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो तुर्की और रूस के बीच हुआ। ठीक है। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा, डी। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक हुआ, जो संविधान के द्वारा चला सके। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा फांसीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से जो है आपके 70 क्वेश्चन जो था चैप्टर नंबर 1 के साथ समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो देखिए व्हाट्सअप नंबर है 906571 94 44। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए अगर बोर्ड एग्जाम देना है तो। नहीं देना है तो कोई बात नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।